नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 2024 के लोकसभा चुनाव में गिनकर 273 दिन बचे हैं और मोदी की पार्टी और उनके विरोधियों की पार्टी दोनों का टारगेट 273 सीट है। चुनाव में एक साल से भी कम वक्त है और मोदी की पार्टी एक ऐसा चुनाव हारी है जहां लोकसभा चुनाव की 28 सीटें हैं, जिसे बीजेपी साउथ इंडिया का दरवाजा देख रही थी। साउथ इंडिया में लोकसभा की 129 सीटें हैं। कर्नाटक चुनाव हारने का मतलब है बीजेपी के लिए अब दक्षिण का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पाएगी। मोदी विरोधी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं 129 सीटों पर करेगी। मोदी की पार्टी ने अभी से कर्नाटक चुनाव के नतीजों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। इस हार में भी बीजेपी को 2024 की जीत कैसे दिखाई दे रही है? क्या कर्नाटक कांग्रेस के लिए सच में एक संजीवनी है? कर्नाटक चुनाव का पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या मोदी हटाओ मोर्चे को प्रधानमंत्री के खिलाफ नया नक्शा मिल गया है? क्या राहुल गांधी की पार्टी अब कर्नाटक से सीधा दिल्ली मार्च का प्लान बना लेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में गिनकर करीब 273 दिन बचे हैं। क्या मोदी विरोधी फ्रंट 273 दिन में 273 सीटें जीतने का खाका खींच लेगा? ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे साबित होता है कि मोदी का किला अभी नहीं हिला? क्या मोदी के दुश्मन जल्दबाजी में दिल्ली का शॉर्टकट रास्ता ढूंढने लगे हैं? कांग्रेस की यही रीत है तो क्या राहुल की एक जीत से मोदी की पार्टी भयभीत है? एक राज्य जीता तो मोदी को हारा हुआ बता दो। मोदी को धमकाना शुरू कर दो। लड्डू बांटो तो भी मोदी चूर चूर वाली स्क्रिप्ट फिट करो। हर लाइन में कांग्रेस जीत गई, प्रधानमंत्री हार गए, रिपीट करो। राहुल ही सबसे बलवान, राहुल ही सियासत के पहलवान, यही टेप ऑन करो। सच तो यह है कि जीत मिले या हार, मोदी विरोधी इकोसिस्टम की शुरुआत मोदी से होती है। मोदी पर ही बात खत्म होती है। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। आम लोगों की राय मोदी इज डिस्क्वालीफाइड। मोदी जी की सुपना साफ हो गए हैं, तो मोदी जी यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। कौन होता है नरेंद्र मोदी इधर आके? ये कौन भगवान है नरेंद्र मोदी? मोदी जी का जादू समाप्त हो गया। ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे कि ये हार जो है वो मोदी की हार है। कर्नाटक के नतीजे के बाद कांग्रेस की लाइन ही यही है, मोदी को हारा हुआ दिखाओ, राहुल को विनर बनाओ। सुबह शाम नॉन स्टॉप 24-24 चिल्लाओ, माहौल बनाओ। और कांग्रेस के लिए 24 का रास्ता अब कर्नाटक से होकर ही गुजरने वाला है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस खुद को उस रोड पर खड़ा देखना चाहती है जिसका एक डायरेक्शन दिल्ली की ओर है। ध्यान रहे, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस और जेडीएस को एक-एक सीट मिली थी। क्या 24 के लिए कांग्रेस का गेम प्लान अब यही है कि बीजेपी के 90% वाले स्ट्राइक रेट को कम किया जाए? विधानसभा नतीजों के हिसाब से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 60% रहा है। तो क्या 2024 में कांग्रेस कर्नाटक की 28 में से 18 सीटें जीतने का ख्वाब देखने लगी है? आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद
कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। ये लोग को भी पसंद नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोग, अब इनको सबक सिखाना शुरू कर देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे सब जगह इनको सबक मिलेगा। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी अभी से राहुल और मोदी की कर्नाटक चुनाव वाली रैलियों की स्ट्राइक रेट का स्क्रीनशॉट घुमाने लगी। दक्षिण अभी झांकी है, पूरा देश बाकी है वाला माहौल बनाने लगी है और इसके लिए दिल्ली में राहुल को ही उतारा गया है। मोदी के खिलाफ 24 वाला नैरेटिव बनाने के लिए पहले से लिखी स्क्रिप्ट उन्हें ही पकड़ाई गई है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया और यही हर स्टेट में होगा। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है, सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। राहुल 3 मिनट कैमरे पर बोले। इतनी बड़ी जीत के बाद भी राहुल के डायलॉग पुराने ही थे। मोदी के खिलाफ अपनी फेवरेट पूंजीपति वाली बात ही रिपीट कर रहे थे। राहुल का कैमरा जैसे ही बंद हुआ, जयराम रमेश वाला कैमरा ऑन हो गया और फिर असली बात कही गई। ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से और इसलिए मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को जीत की बधाई दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में जीत के बाद भी मोदी के खिलाफ नफरती भाषा ही बोल रही है। कर्नाटक के लिए कांग्रेस का टेम्पलेट यही था, चुनाव में फोकस लोकल मुद्दों पर रखो और जीत मिलते ही पहला हमला मोदी पर करो, मोदी को डायरेक्ट हिट करो। और अब कर्नाटक वाला यही टेम्पलेट कांग्रेस बाकी के राज्यों में इंप्लीमेंट करेगी। अशोक गहलोत के इस ट्वीट से सब क्लियर है। आप खाली कर्नाटका में नहीं, अभी आगे जहां भी इलेक्शन होगा, पहले तो जहां बीजेपी ने सरकार तोड़ के सरकार बनाई है उसमें ज़रूर लोग परेशान होते हैं और ज़रूर वहाँ राजनीति ढंग की नहीं होती, बदलाव आएगा। और जहाँ भी इलेक्शन आगे होगा ये बदलाव का ना समय आ गया है, क्योंकि लोगों को बदलाव की उनको चाहिए, ये बदलना चाहिए और सुरक्षा का माहौल होना चाहिए और प्रगति का माहौल होना चाहिए। तरह की राजनीति है जो इस तरीके से एक जो पार्लियामेंटेरियन है जो बात कर रहे हैं, जो अपने बात रख रहे हैं, जो मतलब कि लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि लोगों का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ और गलत ये जो अडानी वगैरह को दिया, जो मतलब कि ऐसे मुद्दों के बारे में खाली जवाब पूछ रहे हैं और उसके लिए उनको अगर हटा दिया गया है, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, पसंद नहीं आता है। जब एजेंसियां मतलब कि मुझे खुद बुलाया था, 15 बारी रेड्स हुए, ये वो मतलब 10 साल से चला आ रहा है ये, और फिर राहुल को बुलाया और जैसे मेरे माता जी को बुलाया और सोनिया जी को भी बुलाया,
तो ये सब देखकर ये जो माहौल है और इस तरीके की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हम तो झेल लेंगे, क्योंकि मतलब हमें तौर तरीका आता है, हर रोज़ देखते हैं ये, और हम तो लड़ेंगे लोगों के लिए और स्पष्ट सरकार के लिए लड़ेंगे और लोगों के हित में लड़ेंगे। तो फिर मतलब कि हम तो झेल लेंगे, पर लोगों को बिल्कुल गलत लगा ये जो हुआ है, और उसका नतीजा ये कर्नाटका में दिखाया और आगे भी दिखेगा जरूर। कांग्रेस ने अपने नेक्स्ट प्लान का नैरेटिव अभी से बिल्ड करना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि मोदी आए, नड्डा आए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप आई, फिर भी लोकल चुनाव नहीं जीत पाए। सोशल मीडिया पर नॉन स्टॉप ये थियरी घुमाई जा रही है कि देखो 40% वाली बीजेपी की सरकार हार गई। कर्नाटक की जनता का नाम फिट करके कांग्रेस अभी से मिट्टी में मिलाने वाले बोल लिखने लगी है और देश के कोने कोने में यही एजेंडा फिट कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चलता है। 24 के लिए अब कांग्रेस का फॉर्मूला भी यही है। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे उठाओ, भ्रष्टाचार पर मोदी के खिलाफ मनोहर कहानियां सुनाओ, जो मन में आए वो चिपकाओ, बस मोदी के खिलाफ फेक स्टोरी बनाओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस मुंबई की बात ही नहीं कर रही। वो या तो मोदी पर अटकी है या फिर राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी की जय में ही बिजी है। सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ। प्रोमिनेंट लीडर्स उनमें वो भी है और वो उनका एक पर्सनालिटी और उनकी जो भाषा सब लोग लाइक करते हैं, इंक्लूडिंग यू। तो ये क्या है, उनका तो पार्टी में जो कद बड़ा होगा उसमें कोई चिंता की बात नहीं और आप हमारे में फूट डालने की। राहुल जी ने खूब प्रचार किए, पर ये तो लोकसभा का चुनाव तो नहीं था। हमारे लोकल लीडर बड़े मजबूत लीडर थे। ये भी साबित हो गए हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, मैडम सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये हमारे जो नेतागण है, ये अगर मैदान में उतार जाए तो मोदी जी और उनके पार्टी की ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ एक नहीं, हिमाचल प्रदेश में क्या हुई थी, हम लोग जीते थे। दूसरा बार कर्नाटक, तो ये सिलसिला मान लो कि शुरू हो चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जीत की सिलसिला कांग्रेस की अगुवाई में शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस का रिएक्शन देखकर एक चीज तो क्लियर है, 24 से पहले 23 में जितने भी चुनाव होंगे उन सभी राज्यों में कर्नाटक वाला नैरेटिव ही घूमेगा। लेकिन कांग्रेस का जो फॉर्मूला कर्नाटक में हिट हुआ, क्या वो देश के बाकी हिस्सों में फिट बैठेगा? मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट था 96%। राजस्थान में बीजेपी को 25 सीट मिली, यहां भी स्ट्राइक रेट रहा 100%। छत्तीसगढ़ की 9 सीट जीतकर बीजेपी ने 90% की स्ट्राइक रेट मेंटेन की। तेलंगाना में 17 में से 4 सीट बीजेपी ने जीती, स्ट्राइक रेट रहा करीब 25%। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहती है ताकि 24 के लोकसभा चुनाव में वो अच्छा परफॉर्म कर सके। कुल मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है और इसका मनोबल पर बड़ा भारी असर पड़ा है। कांग्रेस के भी जो लोकतांत्रिक फोर्सेज हैं, जो 2024 को जो ताकतें कांग्रेस के चारों साथ मिल करके आगे बढ़ेंगी,
उन ताकतों के मनोबल पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जब जब कांग्रेस पर संकट दिखाई दिया बड़ा, तो कर्नाटक कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हुआ, और जब कर्नाटक आकर के खड़ा हुआ है तो कांग्रेस दिल्ली तक पहुंची है। लेकिन कांग्रेस जो सोच रही है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कर्नाटक मॉडल से राहुल दिल्ली का किला फतह कर सकते हैं? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। 2004 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। उसे सिर्फ 79 सीटें मिली। कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बनाई। लेकिन उसी साल लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 40 सीटें मिली। कांग्रेस ने 122 सीट जीती। कांग्रेस ने ही सरकार बनाई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक ने बीजेपी को 17 सीटें दे दी। कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली। इसी तरह 19 के चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक से 25 लोकसभा सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा। इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस जिस कर्नाटक मॉडल की बदौलत मोदी को हराने का ख्वाब देख रही है, वो संभव होता नहीं दिखता। हां, इतना जरूर है कि कर्नाटक में शानदार जीत के बाद 24 के लिहाज से कांग्रेस की मूलभाव की ताकत बढ़ गई है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमने पहले भी कहा था कि कर्नाटक में किसी भी हालत में मोदी जी और अमित शाह जी का पराजय होगा। अगर कांग्रेस जीत गई है तो मैं ये हार मानता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी। बीजेपी की बात बाद में, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया था प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, और अगर हम लोग हार रही है देखने के बाद बजरंग बली को चुनाव प्रचार में उतारा था, लेकिन बजरंग बली की गदा बीजेपी के सर में टूट पड़ी और उनका सर टूट गया है। ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है। 2024 में क्या होगा? 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ। 2024 के लिए वैसे भी पीएम की रेस में कई सारे चेहरे हैं, लेकिन अब कांग्रेस जब टेबल पर बैठेगी तो क्लेम करेगी कि हम कर्नाटक जीत के आए हैं, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बड़े मार्जिन से, और इसका कुछ असर अभी से दिखने लगा है। 100% होगा, क्योंकि 100% फायदा होगा, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा कि खाली कर्नाटक ही नहीं, केरल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र हो, ये सब राज्यों में लोगों का जो एक व्यू है वो बीजेपी के खिलाफ है। इस वक्त बीजेपी के खिलाफ वेव है। लोग बदलाव चाहते हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लाइक माइंडेड पार्टी के साथ बात करेंगे ही करेंगे। लोगों की जो डिमांड है उस रास्ते से हमें जाना ही होगा। इस रास्ते से हम लोगों को जाना होगा। मजेदार बात यह है कि कर्नाटक में जीती कांग्रेस है, लेकिन जश्न मोदी के सारे दुश्मन मना रहे हैं। आरजेडी भी नंबर दिखा रही है। आरजेडी के नेता भी खूब माहौल बना रहे हैं। ये हार केवल भाजपा और मोदी जी की हार नहीं है। ये जो पूंजीवादी जो लोग हैं और जिस प्रकार से इनके जितने जांच एजेंसियां हैं, ये इन सब के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं, ये हार जो है सबों की हार हुई है। तो एक अच्छा देश में कर्नाटका की जनता ने एक संदेश दिया है। और आप देखिए, बिहार जब से हम लोग बीजेपी को भगाए हैं तब से हिमाचल जीत गए, कर्नाटका जीत गए, और एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में जा रहा है। अगला आने वाला चुनाव चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, ये सारे चुनाव हारेंगे भाजपा के लोग। और हरियाणा भी लिख के ले लीजिए, जो उत्तर भारत में एक आध जगह जो बचा हुआ है, वो हरियाणा भी बीजेपी हारेगी। मोदी विरोधी गुट की ये लिस्ट लंबी है। कांग्रेस की जीत पर अखिलेश भी तालियां बजा रहे हैं। केसीआर की पार्टी के नेता भी मोदी मोदी का नाम लेके वाह राहुल वाह कह रहे हैं। ममता से लेकर शरद पवार तक
हर मोदी विरोधी नेता कर्नाटक वाला हैशटैग ही घुमा रहा है और हर कोई 24 वाला टेप ही बजा रहा है। आने वाला चुनाव में बीजेपी को हारना ये ठीक हो गया। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में 1-2 जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। अगर वो कहे कि अब हिम्मत से लड़के जीत के लेंगे तो वो नहीं होगा। एक दफे कुछ खत्म हुआ तो खत्म हो गया। नाउ पीपुल वांट्स चेंज। अभी देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सेफ्टी के लिए, देश के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, हर स्टेट को अच्छा से फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बीजेपी हटाओ देश बचाओ, एक ही स्लोगन। कर्नाटक चुनाव को लेकर आज विपक्ष के सारे नेता बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नतीजा भूल गए। यूपी में जो चुनाव हुआ, भले ही वो लोकल चुनाव था, लेकिन मेयर चुनाव में करीब करीब उतना ही इलाका आता है जितना लोकसभा सीट में होता है। यूपी के सभी 17 बड़े महानगरों की मेयर सीट पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। समाजवादी पार्टी दूसरे की बजाय तीसरे स्थान पर पहुंच गई। शहर से जब नगरीय चुनाव तक पहुंचेंगे तो एक और तस्वीर दिखी। योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिमों को टिकट दिया। बीजेपी के टिकट पर मुसलमान भी चुनाव जीता है। तो क्या 24 का सही उत्तर उत्तर प्रदेश से मिल रहा है? उत्तर प्रदेश का रामपुर जो आजम खान और समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, बीजेपी ने उपचुनाव में पहले लोकसभा की सीट छीनी। अब स्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के कैंडिडेट शफीक अंसारी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अनुराधा चौहान को करारी शिकस्त दी है। शफीक अंसारी को 68,513 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट अनुराधा चौहान को 59,689 मत मिले। शफीक अंसारी पसमानदा समाज से आते हैं। हमने अब की बार पसमानदा समुदाय से कैंडिडेट उतारा और उसने जो है जीत का झंडा बुलंद कर दिया है, जो ये निश्चित रूप से ये शो करता है कि हमारे पास हमारी पार्टी के प्रति, हमारी नेता के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। सामाजिक न्याय के ही एक प्रयोग के रूप में इस पसमानदा समाज से हमने शफीक अंसारी जी को चुनाव लड़वाया और उन्होंने जिस प्रकार से ये किले को ढहा दिया, उससे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा मोहम्मद आजम खां का आतंक पूरे रामपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था और रामपुर की जनता इस बात के लिए अभिनंदन की पात्र है कि उन्होंने मोहम्मद आजम खां के गुंडागर्दी को उन्हीं के गढ़ में ख़त्म करने के लिए अपना जनादेश दिया है। भाजपा को लोकसभा के उपचुनाव में जिताया, फिर रामपुर विधानसभा में जिताया और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को आज स्वार विधानसभा में जिताया। मैं तो अभिनंदन देता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी, मुझे नहीं लग रहा है कि अपने चच्चा से बात किए होंगे, लेकिन वो बात करें। अब रामपुर बन गया। रामपुर में देखिए, लोकसभा हम पहले जीते हैं, फिर विधानसभा उपचुनाव में भी जीते और स्वार में इसलिए हम लोग जीते दोबारा कि समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से बड़बोलापन किया तो रामपुर की जनता ने, स्वार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। अपना दल है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अंसारी जी ने घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद लिया और माननीय मोदी जी की योजनाओं को बताया और जन जन तक पहुंची हैं योजनाएं और उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर की तारीफ लोगों ने किया। देखिए, आम जनता जो है हमेशा उसके साथ खड़ी होती है, जो जनता के साथ रहता है सुख दुख में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुख दुख में हमेशा जनता के साथ रहते हैं। स्वार सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म होने के बाद चुनाव हुआ। एक वक्त ऐसा था जब रामपुर और इसके आसपास के इलाके पर आजम खान का दबदबा था, लेकिन योगी मोदी राज में आजम खान अपने घर की सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं। सवर्ण मुस्लिम आजम खान के दबदबे को योगी के गठबंधन वाले पसमानदा कैंडिडेट ने पटखनी दी।
24 से पहले बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के ट्रायल में फिलहाल पास हो गई। 24 से पहले योगी आदित्यनाथ यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ना चाहते हैं, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। हरदोई के गोपाल मऊ में नगर पंचायत के अध्यक्ष बीजेपी के वली मोहम्मद चुने गए हैं। अमेठी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से पार्षद का चुनाव बीजेपी की जेबा खातून जीती। गोरखपुर नगर निगम से बीजेपी की पार्षद कैंडिडेट हकीकुन निशा चुनाव जीती। नगर पंचायत सिवाल खास से वार्ड 5 से बीजेपी प्रत्याशी शहजाद चुनाव जीते। नगर पंचायत सिवाल खास के वार्ड 3 से बीजेपी प्रत्याशी रुखसाना ने कमल खिलाया। सहारनपुर नगर पंचायत चिलकाना से भाजपा प्रत्याशी फूलबानो अंसारी चुनाव जीती। पसमानदाओं को हमेशा जो कांग्रेस हो या अदर पार्टीज हो लगातार उस पर भरोसा किया और उन्होंने ठगने का काम किया। हम वोट तो करते रहे लेकिन उन्होंने हमें लाभ नहीं दिया। और जब से योगी सरकार और मोदी सरकार सत्ते में है तब से लगातार उन्होंने पसमानदाओं की बात की। ये कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो मुस्लिम कैंडिडेट्स जीत कर भी आ रहे हैं और शफीक अहमद अंसारी की अगर बात करें तो वो भी जीते हैं सुवाल विधानसभा से। और लगातार और भी जो हमारे वार्ड प्रत्याशी हैं और भी जिन पर मुस्लिम कैंडिडेट थे लगातार जीत रहे हैं। और ये अनुशासन की जीत है, ये विकास की जीत है, ये सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की जीत है। ये माना जाए कि 2024 चुनाव से पहले आज की जो जीत है पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी का क्या साथ अब 2024 के चुनाव में भी देने जा रहा है? ये दुरुस्त है कि लगातार जो विपक्ष हमला करता है, लगातार जो हमारे जिन्होंने हमसे वोट लिया, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, इन्होंने वोट तो लिया लेकिन भला नहीं किया। इन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बनाया और भ्रमित करके रखा कि बीजेपी आएगी आपको खा लेगी, बीजेपी आएगी आपको मरवा देगी, बीजेपी आएगी। लेकिन जब तक ये सत्ते में रहे लगातार दंगा करवाते रहे, मुसलमानों को उलझाते रहे, मुसलमानों को बहकाते रहे। ये एजुकेशन में आगे ना बढ़े, ये स्वास्थ्य में आगे ना बढ़े, इनका रोजगार ना हो, इनका भला ना हो, हर तरीके से उनको तोड़ने का काम किया। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं, जो पिछले पायदान पे मुसलमान खड़ा है और जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको हक मिलना चाहिए। 4.5 करोड़ के करीब में जो हैं वो लाभार्थी हैं। आज मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, आज मुसलमान बच्चों की बातें हो रही हैं। देखिए सभी वर्गों में जो है भाजपा के प्रति जो है अब वोट परसेंटेज बढ़ रही है, सबका विश्वास उसमें बढ़ रहा है। और मुस्लिम समाज जो था वो अपने आप को ठगा जो महसूस कर रहा था सभी पार्टियों में, अब धीरे धीरे उसके भी समझ में आ रहा है। जब उसको लाभ मिला, उसको मकान मिले, उसको शौचालय मिले, उसको राशन मिला और वो देख रहा है कि जिस तरह से क्राइम कम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सुखी है। तो मुस्लिमों का धीरे धीरे समर्थन जो है भाजपा को मिल रहा है। एक साल के अंदर योगी आदित्यनाथ ने दूसरा चुनाव जीता। पहले 2022 में लगातार यूपी में सीएम बनने का कीर्तिमान रचा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में कमल खिला दिया। निकाय चुनाव में बीजेपी को 2017 से बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। योगी ने मुस्लिमों को भी टिकट दिया था। लखनऊ से लुबना अली खान ने पार्षद का चुनाव जीता तो जौनपुर से तहसीन शाहिद सभासद का चुनाव जीतने में कामयाब हुए। जी ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता, सब देते हैं। बस जो काम करता है उसको वोट मिलता है। और देखिए आप मिला ही है हमें वोट, तो ये बात गलत साबित हुई है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, सब देते हैं। जो काम करता है उसको वोट मिलता है। क्या
क्या प्रचार किया आपने जब लोगों के दरमियान आप जाती थी? किस तरह की बातें रहती थी, क्या बताती थी, किस तरह के वादे थे? बस यही हमने सबको समझाया कि देखिए, अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो आपका काम और सरलता से होगा, बहुत अच्छे से होगा। इसी बात को सबने समझा और हमारा साथ दिया। अब उनका काम बहुत अच्छे से होगा। पूरे लखनऊ में सिर्फ आप मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से जीती है? जी जी बिल्कुल। क्या अब रहेगा, क्या चैलेंज भी बढ़ गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो विकास के काम और ज्यादा बढ़े, उन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचा है? और सुबह से पार्टी के जो लोग हैं, जो आला कमान है प्रदेश की, वो किस तरह से उनकी तरफ से बात हुई है आपकी? तो क्या बातचीत हुई, क्या चीजें रही? देखिए, सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये रही कि हमारी जो मेयर हैं सुषमा खरकवाल जी, जितना हमें वोट मिला है तकरीबन बराबर उनको भी उतना ही वोट मिला है। तो आप भी, हाँ, हमारे वार्ड से बिल्कुल वो जीती हैं हमारे वार्ड से। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारा पर्सनल वोट है। ये जितना भी वोट है ये बिल्कुल जो है कमल का वोट है। और हम बस यही कहना चाहेंगे कि जैसा हमने सबसे वादा किया है पूरा हम उसको कोशिश करेंगे निभाने की। 2 कदम बीजेपी ने बढ़ाए तो 4 कदम हमने भी बढ़ाए। देखिए, उन्होंने हमें मौका दिया वोट उनको देने का, तो हमने भी देखिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको भरपूर वोट दिया है। यहाँ से अपने एरिया से, हुसैनाबाद वार्ड नंबर 93 से उनको मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की जोड़ी कमाल कर रही है। 2014 के बाद से यूपी में बीजेपी के जीत का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी 17 मेयर की सीट पर जीत हासिल की है। एसपी और बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर की 16 सीटों में से 14 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार मेयर के चुनाव में सबका सुपड़ा साफ हो गया। यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी का मेयर कैंडिडेट चुनाव जीता। सहारनपुर, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ जैसी सीटों पर भी चुनाव जीता, जबकि मायावती की पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट दिया था। मायावती ने 17 सीटों में 11 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे थे। बावजूद इसके मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी मेयर बनाने में कामयाब रही। हम जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम जनहित के कार्य करते हैं और जनता उस कार्य को स्वीकार करते हुए हमें आशीर्वाद देती है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में 2017 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ती जा रही है और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से देखा आपने 17 के 17 मेयर हमारे सब जीत कर आए हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आए हैं। जनता का आशीर्वाद है, विश्वास है, क्योंकि आदरणीय योगी सरकार ने 6 वर्षों में जो काम करके दिए हैं उसकी ऐतिहासिक जीत 22 में भी देखी आपने, आज भी आप देख रहे हैं और 24 में भी हम 80 सीटें जीतकर बड़ी बहुमत के साथ में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। रामपुर में 100 सीट की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश की पार्षदों की बात कर लिया जाए, बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट इस बार जीत के आए हैं। नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर भी आए हैं। अब सभी लोगों का
पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का विश्वास आदरणीय योगी जी पर, देश की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर लगातार बढ़ा है। यूपी में नगर निकाय का चुनाव सीधे जनता के वोट से तय हुआ, लिहाजा 24 से पहले इतनी बड़ी जीत से बीजेपी उत्साहित है। मेयर के अलावा अगर नगर पालिका की बात करें तो यूपी में कुल 199 नगर पालिकाएं, जिनमें से बीजेपी को 85 सीट मिली है, समाजवादी पार्टी को 38 सीट, बीएसपी को 20 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, वहीं अन्य के खाते में 51 सीट गई हैं। जबकि नगर पंचायत की बात करें तो यूपी में कुल 544 सीटें हैं, बीजेपी 199, एसपी 81, बीएसपी 45, कांग्रेस 9, अन्य 210। बीजेपी की ये जीत 2017 से बड़ी भी है और खास भी है। योगी आदित्यनाथ ने 24 से पहले यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को लेकर जो प्रयोग किया था वो काफी हद तक सफल भी रहा। बीजेपी को मुसलमानों का वोट भी मिला, बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट भी जीते। बाबा बागेश्वर का आज पटना में ग्रैंड वेलकम हुआ। बीजेपी नेताओं से लेकर उनके समर्थक तक हर कोई बाबा के स्वागत में खड़े रहे। बाबा की बिहार में एंट्री हो गई है, लेकिन उनको लेकर बयानबाजी करने वाले तेज प्रताप यादव और न ही उनकी सेना कोई भी आज नजर नहीं आया। बाबा बागेश्वर की बिहार में ग्रैंड एंट्री, सज गया बाबा का दिव्य दरबार। बिहार जगाने आए बागेश्वर बाबा। हवा तो झोंका तूफान ना होला। आदमी का बहुत बड़ा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। जिन बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार का सियासी पारा गर्म था, जिनकी बिहार में एंट्री को लेकर बयानबाजी चल रही थी, उन्हीं बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज पूरे धूमधाम के साथ बिहार में एंट्री हो गई। बाबा की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही पटना एयरपोर्ट पर भक्तों की भीड़ जमा थी और बाबा बागेश्वर के वहां पहुंचते ही जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। पटना में अपना भव्य स्वागत देख बाबा बागेश्वर भी भाव विभोर हो गए और बिहार को अपनी आत्मा बताया, साथ ही अपने तमाम विरोधियों को भी तगड़ा जवाब दिया। खूब चाक चौबंद सुविधा है, अनुमति है, सब साथ में, कभी कुछ नहीं। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है, बिहार में बहार है। और आज यहाँ विरोध हुआ बाबा कि अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। धन्यवाद बाबा। अच्छा हम चले, बाबा मिलते हैं। बाबा लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। बाबा हिंदू राष्ट्र के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही है। बाबा राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है चलो बाबा। यहाँ भी धर्म और हिंदू हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। चलिए। बिहार में भले ही बाबा को लेकर सियासत आई हो, लेकिन बीजेपी का फुल सपोर्ट बाबा के साथ है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब बाबा को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद बाबा बागेश्वर के सारथी बन गए और पटना एयरपोर्ट से गाड़ी ड्राइव कर बाबा को होटल ले गए। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये कोई बीजेपी की जनसभा नहीं, बागेश्वर वाले बाबा का दरबार है, जहां बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। इनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजपा सांसद रामकृपाल यादव और मनोज तिवारी मंच पर हनु आरती करते नजर आए। उनके साथ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई भाजपा नेता भी थे। भाजपा नेताओं ने भी मंच पर जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारे लगाए। बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि वो बाबा के फुल सपोर्ट में है और आज एक साथ बाबा के मंच पर पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने विरोधियों को संदेश भी दे दिया। इससे पहले आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव कई बार बाबा बागेश्वर का खुलकर विरोध करते नजर आ चुके हैं और उन्होंने बाबा को देशद्रोही तक करार दे दिया था। निमंत्रण भेजा गया है, क्या आप भी जाएंगे? देखिए बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं, गेट पर हो जाए उसका वीडियो। अच्छा, उसका वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। तो बाबा के नाम से आप जाइएगा पर्ची दिखाने सर। अरे बागेश्वर बाबा हमसे माफी मांग रहा है, पर्ची दिखाने जाइएगा सर। तो क्या कार्यक्रम होगा? लेकिन आज जब बाबा का काफिला पटना की सड़कों पर निकला तो ना तो तेज प्रताप यादव और ना ही उनका डीएसएस कहीं दिखाई दिया। पिछले कुछ महीनों में बाबा बागेश्वर ने कई बार विरोध का सामना किया, लेकिन हर बार बाबा बागेश्वर और उनके समर्थकों ने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
इस बार भी उनके विरोधी कुछ नहीं कर पाए। बाबा बिहार भी पहुंच गए और उनका दरबार भी सज गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।